नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोन्यू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। अपने भारत का भूगोल में जो आज का टॉपिक है मुख्यतः वो है जनगणना तथा जनसंख्या के बारे में। देखते हैं अपन जनगणना तथा जनसंख्या के बारे में। आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 सवाल हर एक एग्जाम में अलग अलग पैटर्न पर पूछा जाता है। तो अपन जनगणना तथा जनसंख्या के बारे में जो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे ये पूर्ण रूप से विस्तारित पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक पॉइंट पढ़ेंगे जनगणना के बारे में या जनसंख्या के बारे में। तो देखिए, जो आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो किसके बारे में है? जनगणना या जनसंख्या, ठीक है। जनगणना या जनसंख्या आज का अपना टॉपिक है। यदि देखें साथियों, जनगणना तथा जनसंख्या में यदि इतिहास में चले अपन तो सर्वप्रथम जो जनगणना का है वो प्राचीनतम काल से ही जनगणना का प्रोसेस स्टार्ट होता आया है, ठीक है। यदि अपन देखें 1500 ईस्वी पूर्व में मूसा द्वारा सर्वप्रथम इजराइल के निवासियों का जनगणना का उल्लेख अपन को मिलता है। उसके बाद में कौटिल्य के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था अर्थशास्त्र, उसमें भी राज्य की जनगणना का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद में अबुल फजल के द्वारा रचित आइन ए अकबरी नामक क्या ग्रंथ, आइन ए अकबरी, उसमें भी जनगणना का उल्लेख अपन को मिलता है। ये सभी इतिहास क्या है, कुछ तथ्य हैं जिनसे अपन को पता चलता है कि जनगणना या जनसंख्या का उल्लेख या जनगणना या जनसंख्या प्राचीन काल से होता आ रहा है, ठीक है। तो अपन देखें कुछ इतिहास के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? जनगणना या जनसंख्या का इतिहास। तो देखिए, सर्वप्रथम 1500 ईस्वी पूर्व, कब? 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व मूसा द्वारा, कौन? मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना की। इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। जनगणना का उल्लेख अपन देख रहे हैं कि प्राचीनतम जनगणना का उल्लेख कहां कहां मिलता है। तो प्रथम 1500 ईस्वी पूर्व में मूसा के द्वारा अपन को क्या मिलता है? जनगणना का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में कौटिल्यकृत कौन सी बुक थी? जिसका नाम था कौटिल्यकृत बुक थी, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या साथियों? अर्थशास्त्र। इसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। किसका? जनगणना का उल्लेख मिलता है, ठीक है, उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये जो कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र की बुक है ये लगभग 321 से लेकर 296 ईसा पूर्व की बुक है। कौन सी? कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र। इसके बाद में अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल, अकबर का दरबार में कौन सा? अबुल फजल। और अबुल फजल के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी। इसमें भी किसका उल्लेख मिलता है? इसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। ये हो गए मुख्यतः रूप से इतिहास की दृष्टि से कुछ जनगणना के उल्लेख मिलने के तथ्य, ठीक है। यही आपको पूछा जाए कि जो जनगणना है ये संविधान में अपन की कहाँ पे लिखी गई है? तो भारत के संविधान में अनुसूची नंबर 7 में अनुच्छेद नंबर 246 में पूर्ण रूप से जनगणना का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन बाद में, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि विश्व में प्रथम जनगणना क्या? आधुनिक पद्धति से, जो अभी की पद्धति चल रही है उसके अकॉर्डिंग आधुनिक पद्धति से प्रथम जनगणना कब हुई? तो देखिए, आधुनिक पद्धति से प्रथम जनगणना
प्रथम जनगणना हुई 1749 में। कहाँ हुई तो याद रखना, सबसे पहले हुई स्वीडन में। कहाँ हुई? स्वीडन में। ठीक है, सबसे पहले विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ हुई तो 1749 में हुई, और हुई कहाँ पर? स्वीडन में हुई। लेकिन आपको पूछा जाए कि दशक के हर 10 साल के बाद में होने वाली जनगणना के अनुसार दशक के प्रथम जनगणना तो हुई थी कब? तो याद रखना ये हुई थी 1890 में। कब हुई थी? 1890 में। यदि यही पूछा जाए क्या साथियों कि प्रथम जनगणना, एक सेकेंड, प्रथम जनगणना तो कब है? 1700 कब है? 49 में। और इसके बाद में दशक के प्रथम जनगणना यदि पूछा जाए सबसे पहले कहाँ हुई थी तो याद रखना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में। ये तो हो गई कुछ इतिहास के बारे में जानकारी। अब अपन को पढ़ना है भारत की दृष्टि के अनुसार। किसके अनुसार? भारत की दृष्टि के अनुसार कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई या भारत में प्रथम दशकीय जनगणना कब हुई, उनके बारे में। इससे पहले अपन देखें, यदि आपको पूछा जाए कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखना विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस जुलाई को? 11 जुलाई को। ठीक है, और यही पूछा जाए कि भारत के इतिहास में संविधान में कहाँ लिखा गया है जनगणना के बारे में तो याद रखना संविधान में कहाँ लिखा गया है तो याद रखना कौन से में? अनुसूची नंबर 7। कौन सी अनुसूची? अनुसूची जो पूरी 12 अनुसूचियां हैं अपनी, उनमें से अनुसूची नंबर 7वीं। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर पूछा जाए तो अनुच्छेद नंबर 246 में जनगणना का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? जनगणना का उल्लेख किया गया। यहाँ तक समझ में आया सबके? ये अपन ने पढ़ी किसके बारे में? कुछ इतिहास के बारे में। ठीक है, तो जनगणना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इतिहास मिलता है कि मूसा के द्वारा 1500 ईस्वी पूर्व मूसा के द्वारा इजराइल के निवासियों की क्या जनगणना की गई थी। और कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। आईन अकबरी अबुल फजल के द्वारा जो रचित है उसमें भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। ये तो हो गई कुछ ऐतिहासिक चीजें। विश्व की प्रथम जनगणना तो हुई थी कहाँ पे? स्वीडन में। कहाँ हुई थी? स्वीडन में। अब देखिए भारत में कि भारत में प्रथम जनगणना, भारत में सर्वप्रथम जनगणना, देखो भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी? 1872 को। इस समय गवर्नर कौन था? उस समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो था। कौन था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। आपको पूछा जाए कि उसमें कार्यकाल किसका था तो याद रखना लॉर्ड मेयो का उस समय क्या था के कार्यकाल में। ठीक है, आया समझ में? कब हुई? सर्वप्रथम जनगणना हुई 1872 में और उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड मेयो था। जो प्रथम जनगणना है इसका आयुक्त किसे बनाया गया तो याद रखना प्रथम जनगणना आयुक्त क्या है? फर्स्ट जनगणना आयुक्त कौन था तो उस समय जनगणना आयुक्त बनाया गया डब्ल्यू प्लाउडेन को। किसे बनाया गया? डब्ल्यू प्लाउडेन को। क्या बनाया गया? जनगणना आयुक्त बनाया गया। आया समझ में यहाँ तक सबके? बहुत बढ़िया। यही एक दूसरा क्वेश्चन आता है साथियों कि भारत में प्रथम दशकीय जनगणना, ये लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में एक बार जनगणना हो गई। ठीक है, लेकिन हर 10 साल के बाद में इन्होंने जनगणना क्या पूर्ण रूप से नहीं की। लेकिन यही पूछा जाए कि भारत में प्रथम दशकीय जनगणना
कब स्टार्ट की गई? तो भारत में प्रथम दशक जनगणना 1881 में स्टार्ट की गई। कब की गई? 1881 में। उस समय किसका काल था? तो याद रखना उस समय था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन का। 1881 के बाद में हर 10 वर्ष के बाद में अभी तक क्या हो रही है? जनगणना हो रही है। कितने सालों के अंतराल में? 10 सालों के अंतराल में। ठीक है, तो यदि आपको पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम जनगणना तो 1872। भारत में प्रथम दशक की जनगणना तो आप क्या बताओगे? 1881। और किसका काल था? लॉर्ड रिपन का काल था। किसका काल था? लॉर्ड रिपन का काल था। आया समझ में? यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 10 साल के अंतराल के अकॉर्डिंग, जब 1947 में अपना भारत आजाद हुआ तो उसके बाद में 1951 में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी। और इस समय जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था गोपाल स्वामी। क्या थे? जनगणना आयुक्त, जिनका नाम क्या था? गोपाला स्वामी या गोपाल स्वामी। ठीक है, जो क्या थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त थे। क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। आया सबके समझ में यहां तक? ये हो गए 3 प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन। प्रथम जनगणना, प्रथम दशक की जनगणना, स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम जनगणना। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन? डब्ल्यू प्लाउडेन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन? तो आप बताओगे गोपाल स्वामी या गोपाला स्वामी। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो जनगणना का कार्य है, किसका कार्य साथियों? जनगणना कार्य, जनगणना कार्य, ये जो जनगणना का कार्य है ये किसके अधीन होता है? तो ये गृह विभाग के अधीन होता है। किसके अधीन? गृह विभाग के अधीन। गृह विभाग के अधीन एक निदेशालय है जिसका नाम है जनगणना निदेशालय। जनगणना निदेशालय या जनगणना विभाग। ये जनगणना विभाग कब बना? तो ये 1961 में बना। कब बना? 1961 में। डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि जनगणना विभाग की स्थापना, तो जनगणना विभाग की स्थापना 1961 में। यही पूछा जाए यदि आपका जनगणना अधिनियम, तो याद रखना जनगणना अधिनियम कब? प्रथम जनगणना अधिनियम 1948। ये तो है जनगणना अधिनियम। ठीक है, और ये क्या है? जनगणना निदेशालय या विभाग की स्थापना। हुआ सबके समझ में? अपने पढ़ा संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद नंबर 246 में क्या लिखा गया है? संविधान के बारे में लिखा गया है। यही आपको पूछा जाए कि ये जनगणना है जो किस सूची का विषय है, तो याद रखना ये संघ सूची का विषय। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। कौन सा? जनगणना। कौन सा है? जनगणना। आया कि यहां तक सबके समझ में? तो ये तो हो गया मुख्य रूप से जनगणना के बारे में। ठीक है, और यही आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना जनगणना के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। किसको? जनगणना के अध्ययन को। यही हिंदी में पूछा जाए तो जनाकिनी। क्या कहा जाता है? जनाकिनी। आया सबकी समझ में? तो ये पढ़ लिया अपन ने मुख्य रूप से कुछ इतिहास तथा कुछ जनसंख्या के मुख्य तथ्यों के बारे में। देख लीजिए एक बार वापस। सबसे प्रथम अपने पढ़ा इतिहास के बारे में, संविधान में कहाँ लिखा है उसके बारे में, विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ हुई उनके बारे में, और दशक की प्रथम जनगणना कहाँ हुई उसके बारे में। फिर अपन चले भारत में, तो भारत में प्रथम 1872 में होगी, लेकिन 10 वर्ष के अनुसार देखें तो 1881 में किसका काल था भाई? लॉर्ड रिपन का काल था। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई। ठीक है, उस समय कौन थे आयुक्त? तो याद रखना है गोपाल स्वामी जी उस समय क्या थे?
आयुक्त थे। अब है जनगणना का कार्य के बारे में। तो ये किसके विभाग के अधीन कार्य करता है? गृह विभाग के अधीन एक निर्देशालय है जिसका नाम है जनगणना निर्देशालय या जनगणना विभाग। कब स्थापना की गई? 1961 में इसकी स्थापना की गई। जनगणना अधिनियम कब से स्टार्ट? 1948 से। कौन सी सूची का विषय है जनगणना? तो संघ सूची का विषय। जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, डेमोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है। यहां तक तो हो गया जनगणना के प्रमुख तथ्यों के बारे में। अब अपन को मुख्यतः पढ़ना क्या है? अपन को पढ़ना है 2011 की जनगणना। क्या पढ़नी है? 2011 की जनगणना। आया क्या सबके समझ में? तो 2011 की जनगणना पढ़ने से पहले अपन 2011 के कुछ जनगणना के कुछ तथ्य पढ़ते हैं। तो जब से लगातार अपने भारत में प्रथम जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये कौन से नंबर की जनगणना है? तो याद रखना, ये है अब तक की 15वीं जनगणना। अब तक की 15वीं जनगणना कौन सी? 2011 वाली। क्या है? अब तक की 15वीं जनगणना है। ठीक है, यही आपको पूछा जाए स्वतंत्र भारत हुआ, जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में, तो याद रखना स्वतंत्र भारत की ये कौन सी नंबर की जनगणना है? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कौन सी? 7वीं जनगणना है। यही आपको पूछा जाए कि 21वीं सदी की, तो 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। कौन सी है? सेकंड जनगणना। ये हो गया 2011 की जनगणना के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। इसके अलावा कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया? तो 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये नाम याद रखना, उनका नाम था सी चंद्रमौली। क्या नाम था? सी चंद्रमौली। ठीक है, जिन्हें क्या बनाया गया? 2011 की जनगणना का आयुक्त बनाया गया। अब कोई भी नया काम करें या कोई भी परियोजना लाएं तो उसके लिए एक तो लोगो तैयार किया जाता है तथा एक स्लोगन तैयार किया जाता है। सबको पता होगा ये तो इसी प्रकार 2011 की जनगणना का अपन देखें, यदि सबसे पहले तो क्या लोगो क्या था? ठीक है, या शुभकरण क्या था? यदि शुभकरण पूछा जाए तो कौन थी? प्रगणक शिक्षिका। कौन थी? प्रगणक शिक्षिका। यह था इसका लोगो या शुभकरण। ठीक है, यही आपको पूछा जाए कि स्लोगन क्या था 2011 की जनगणना का? तो 2011 की जनगणना का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। है या नहीं? आपकी जनगणना आपका ही तो भविष्य है, मतलब अपनी जनगणना अपनी भविष्य है। तो इसका था क्या ये स्लोगन। इसके लिए 2011 की जनगणना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे उस समय। तो एक तो थी प्रियंका चोपड़ा। क्या क्या कौन कौन थे? तो देखिए एक तो थे कौन से एम्बेसडर, एक तो थी प्रियंका चोपड़ा और दूसरे थे कौन? सचिन तेंदुलकर। इन दोनों को 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आया यहां तक समझ में? अभी अपन ने जनगणना स्टार्ट नहीं की, केवल 2011 की जनगणना के कुछ तथ्य पढ़ रहे हैं जो कई बार एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जाति आधारित कितने नंबर की जनगणना थी? तो याद रखना जाति आधारित ये दूसरी जनगणना थी। जाति आधारित दूसरी जनगणना थी। ये कौन सी? 2011 वाली। ठीक है, यही आपको पूछा जाए जाति आधारित फर्स्ट जनगणना कब हुई? तो याद रखना 1931 में फर्स्ट जाति आधारित जनगणना हुई और वापस जाति आधारित जनगणना दूसरी कब हुई? 2021 में हुई। कब हुई? सॉरी 2011 में हुई। कब हुई? 2011 में हुई। और कुछ तथ्य यदि देखें
तो प्रथम बार किन्नरों को शामिल किया गया। किसको? किन्नरों को। प्रथम बार जो किन्नर हैं उनको भी शामिल किया गया, इनकी भी गणना की गई। किसकी? किन्नर की भी, कि भारत में टोटल कितने किन्नर हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग भारत में 4.9 लाख किन्नर हैं। कितने हैं? 4.9 लाख किन्नर हैं। आए क्या सबके समझ में? ठीक है। प्रथम बार किन को शामिल किया गया? किन्नरों को शामिल किया गया। या फिर अपन जाति आधारित कैसी जनगणना थी? तो ये जाति आधारित कैसी दूसरी जनगणना थी। इसमें लगभग 640 जिलों को काउंट किया गया। और यदि देखें अपन 2021 की जनगणना में विषय कितने थे, तो विषय या प्रश्न कितने पूछे गए, सवाल कितने किए गए, तो 29 सवाल थे। क्या? 29 सवाल थे। कितने सवाल थे? 29 टोटल सवाल थे। आया क्या समझ में यहाँ पर? ये तो हो गया भारत की 2011 की जनगणना के बारे में, प्रमुख तथ्यों के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं कि 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी है और वो विश्व में कौन सा स्थान रखती है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 121 करोड़ क्या थे? नागरिक थे। क्या थे? 121.07 करोड़ नागरिक थे, जो टोटल पूरे विश्व की जनसंख्या के जो ये 121.07 करोड़ नागरिक है, ये टोटल विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो ये विश्व की जनसंख्या के 17.7% है। कितना है? 17.7%। मतलब भारत का क्षेत्रफल है 2.4% पूरे विश्व का, और उस 2.4% क्षेत्रफल में भारत पूरे विश्व की 17.7% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। और ये जो 17.7% जनसंख्या निवास करने के अनुसार भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। किस में? जनसंख्या में रखता है। जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या में, ठीक है। प्रथम स्थान किसका है? तो फर्स्ट स्थान है किसका? चीन का। और इस चीन के पास लगभग 19.4% जनसंख्या पूरे विश्व की। कितनी? 19.4%। और भारत के पास कितनी है? 17.7%। ठीक है। सब पहला नंबर पर है चीन, दूसरा नंबर पर है कौन? भारत, तीसरा नंबर पर है यूएसए, चौथा नंबर पर है कौन? इंडोनेशिया, पांचवां पर है कौन? ब्राजील, और छठा पर है पाकिस्तान। ये 6 बड़े क्या है? देश हैं जो जनसंख्या में अपना दायित्व रखते हैं या अपना स्थान रखते हैं। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान। कितना प्रतिशत जनसंख्या? तो 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है टोटल विश्व की। भारत के पास क्षेत्रफल कितना है? पूरे विश्व का केवल 2.4% क्या है? क्षेत्रफल है। अब देखिए कुछ और आंकड़े। तो ये जो क्या है 121.07 करोड़ जनसंख्या है, ये लगभग अफ्रीका की अपन बोल सकते हैं कितना है? 1.5 गुना है। क्या है? 1.5 गुना। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की कितनी है? 1.5 गुना है। और यही अपन देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के 40 गुना है। अपन देख लो, ये है हाल अपने भारत का। क्या है? भारत का। ऑस्ट्रेलिया के 40 गुना अपने यहाँ पे बैठे हैं भारत में, और अफ्रीका महाद्वीप के पूरे 1.5 गुना अपन बैठे हैं कहाँ पर? केवल भारत में। केवल भारत में। तो यदि ऐसी ही जनसंख्या बढ़ती गई तो आप सबको पता है कि हर एक चीज में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अपन देखते हैं कि यदि कोई एग्जाम हो तो उसमें लाखों की तादाद पर क्या फॉर्म भरते हैं। रेलवे का एग्जाम में जितने फॉर्म भरे गए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि बराबरी समांतर करें तो लगभग पूरी ऑस्ट्रेलिया की क्या है? जनसंख्या। जितने तो रेलवे में फॉर्म भरे गए
आया क्या समझ में? तो भारत में इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि जितनी बेरोजगारी का मतलब क्या हो, जनसंख्या अधिक है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी, बच्चे नए नए क्या हो जाएंगे, आते जाएंगे, उसी प्रकार बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। एक तथ्य मैं और बताता हूं, पहला तो हो गया अफ्रीका के 1.5 गुनी और ऑस्ट्रेलिया के 40 गुना। अब भारत की जो जनसंख्या है 121.07 करोड़, याद रखना ये यूएस से, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर है। बोलो, 5-6 देशों के संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर किसकी जनसंख्या है? भारत की जनसंख्या है। और इसी के अनुसार दुनिया का हर छठा व्यक्ति कौन है? दुनिया का हर छठवां व्यक्ति, हर 6 नंबर का जो छठवां व्यक्ति है, व्यक्ति वो कौन है? इंडियन है। कौन है भाई? इंडियन है। आया क्या समझ में? यदि पूरी दुनिया को लाइन में खड़ा किया जाए तो व्यक्तियों को, तो हर छठा व्यक्ति कौन मिलेगा? इंडियन मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडियन मिलेगा। ऐसी जनसंख्या है अपने भारत की। तो साथियों, ये जनसंख्या को कंट्रोल करने का जो दायित्व है वो सभी को है, ठीक है, इसमें आप भी शामिल हो, ठीक है, या होंगे। आया रहेगा समझ में? तो इस जनसंख्या को धीरे धीरे क्या करना है? कंट्रोल करना है। अब जो 121.07 करोड़ अपने टोटल जनसंख्या है, 121.07 करोड़, इसके अनुसार पुरुष कितने हैं तथा महिलाएं कितनी हैं वो देख लो। एक तरफ तो है कौन से? पुरुष, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं महिला के बारे में। देखिए, जो 121.07 करोड़ है उनमें से यदि अपन देखें पुरुषों के बारे में, तो पुरुष लगभग कितने हैं? 51.47% क्या है? पुरुष हैं। और यही देखें अपन महिलाओं के बारे में, तो लगभग 48.53% कौन है? महिलाएं हैं, ठीक है। इन टोटल जनसंख्या में से 51.47% तो पुरुष है, 48.53% महिलाएं। लगभग 51.47 के हिसाब से 62.3 करोड़ पुरुष है और 58.8 करोड़ क्या है? टोटल महिलाएं, ठीक है। यही आपको पूछा जाए कि 2011 की जो जनसंख्या थी 121.07 करोड़, इसके अकॉर्डिंग नगरीय जनसंख्या कितनी है? नगर की, ठीक है, नगरीय जनसंख्या, और एक है कौन सी? ग्रामीण जनसंख्या। तो देखिए दोनों, नगरीय जनसंख्या है 121.07 करोड़ में से कितनी? 31.2% तो नगर में लोग निवास करते हैं, और यही 68.8% लोग अभी भी किस में निवास करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। 31.2% लोग नगरीय जनसंख्या है और 68.8% कैसी जनसंख्या है? अपनी ग्रामीण जनसंख्या। ये तो हो गई जनसंख्या के बारे में। अब अपन को देखना है जो राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं। आइए, तो देखिए जनसंख्या कितनी थी? 121.07 करोड़। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। अभी तो अपन वर्तमान में देखें तो और बढ़ चुके हैं। जो 2021 की जनगणना होगी उसमें पता चल जाएगा कि अपन कितने बढ़े। राइट है या नहीं? है या नहीं? एक तरफ पढ़ेंगे अपन सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या राज्य, जनसंख्या वाले राज्य, ठीक है। और दूसरी तरफ पढ़ेंगे अपन न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। देखिए, यदि अपन देखें सर्वाधिक जनसंख्या में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां होगी? देखिए, एक बार कॉमन सी बात है,
सर्वाधिक जनसंख्या वहां होगी जहां पर क्या है, मौसम क्या अनुकूल होगा, जहां पर नदियां होगी, जहां पर औद्योगिक धंधे होंगे, वहां पर जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। कॉमन सी बात है। और यही इसका उल्टा देखेंगे, न्यूनतम कहां होगी, तो न्यूनतम वहां होगी जहां पर पहाड़ी इलाका होगा या सूखा होगा या फिर मरुस्थलीय इलाका होगा, वहां पर जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या में अपने भारत के राज्य में प्रथम स्थान रखने वाला कौन सा राज्य है, तो वो है कौन सा, यूपी, जो क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है जनसंख्या में। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या है, नदी है, कृषि क्षेत्र अच्छा है और क्या औद्योगिक धंधे भी हैं, इसी कारण से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, यूपी में। इसके बाद में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, महाराष्ट्र। कौन सा है साथियों, महाराष्ट्र। तीसरा है बिहार, बिहार। और चौथा है कौन सा, पश्चिमी बंगाल। कौन सा है, पश्चिमी बंगाल। ये चार ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या में अपना स्थान रखते हैं। आया सबके समझ में। और इसी प्रकार देख के अपन पांचवा भी, तो पांचवा भी लिख लो कौन सा है, तो पांचवा है कौन सा, आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। आया कि समझ, 2011 के अकॉर्डिंग कौन सा है, आंध्र प्रदेश। समझ में आया। यही पूछा जाए यदि न्यूनतम में कि सबसे कम किस में है, तो 1 नंबर पर है, सबसे कम है सिक्किम में। पहाड़ी इलाका हो गया, इसके कारण से यहाँ पर जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई। दूसरा है मिजोरम में, इससे थोड़ा अधिक, सिक्किम से थोड़ी अधिक कहाँ है, मिजोरम। इससे अधिक थोड़ी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश। 4 नंबर पर आता है कौन सा, गोवा। और 5वां नंबर पर आता है कौन सा, नागालैंड। कौन सा, नागालैंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो न्यूनतम जनसंख्या रखते हैं और ये 5 ऐसे राज्य हैं जो क्या, अधिकतम जनसंख्या रखते हैं। ठीक है, क्रम याद रखना है, सबसे अधिक यूपी में, दूसरा नंबर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। और यही इसका उल्टा, सबसे कम सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, थोड़ा अधिक अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा अधिक गोवा और उससे अधिक थोड़ा नागालैंड। तो सबसे अधिक कहाँ पर, यूपी में, और सबसे कम कहाँ पर, सिक्किम में। आया क्या यहाँ तक समझ में। लगभग यदि देखें यूपी में तो लगभग 19.98 करोड़ जनसंख्या है यूपी की। कितनी है, 19.981 करोड़ जनसंख्या किसकी, केवल यूपी की। और यही सबसे कम देखें अपन तो लगभग सिक्किम में 6.10 लाख क्या है जनसंख्या किसकी, सिक्किम की। आया क्या सबके समझ में यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य और ये हो गया कैसे, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। ठीक है, अब यदि आपको पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश की जनसंख्या, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या रखने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, दिल्ली है। उसके बाद में है किस में, तो याद रखना पांडिचेरी में। और उसके बाद में है किस में, तो है कहाँ पे, चंडीगढ़ में। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या सर्वाधिक जनसंख्या रखते हैं। कौन कौन सा, प्रथम नंबर पर आता है दिल्ली, दूसरे नंबर पर कौन सा, पांडिचेरी, और तीसरा नंबर पर कौन सा, चंडीगढ़। ये किस्म के अकॉर्डिंग पढ़ा अपने, जनसंख्या के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार अब अपन को आगे पढ़ना है कि भारत की 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, जनघनत्व कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति कितनी है और धर्म किस अनुसार है, उसके बारे में अपन 1 बाय 1 करेंगे। तो अगला जो अपना पॉइंट है वो किसके बारे में है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, देखिए जनसंख्या वृद्धि दर भारत की 2001 से 2011 तक के बीच की यदि अपन देखें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, क्या देखें, दशकीय जनसंख्या
वृद्धि दर कितनी थी? तो ये जो दशक की जनसंख्या वृद्धि दर है ये थी 17.7%। कितनी थी? 17.7% क्या थी? जनसंख्या वृद्धि दर थी। आया क्या सबके समझ में? कितनी थी? 17.7 पर 10 सालों में अपन जो पिछली जनसंख्या थी उसकी 17.7% जनसंख्या अपन के और बढ़ गई। यही आपको पूछा जाए यदि वार्षिक वृद्धि दर, क्या साथियों वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो वार्षिक वृद्धि दर थी भारत की 1.64%। कितनी थी? 1.64%। आया क्या समझ में? और ये किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन? तो याद रखना 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 1.64%। और इसके अकॉर्डिंग अपन ने मतलब 10 साल में लगभग 18.8 करोड़ क्या है व्यक्ति की अपन ने क्या की, नागरिकों की क्या की, बढ़ोतरी की थी। कितनी? 18.8 करोड़ के लगभग। ठीक है, ये अपन की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। अब वही पढ़ना है अपन को सबसे पहले कि जो पूरी वृद्धि हुई उनमें से नागरिक और ग्रामीण की दृष्टि से वृद्धि कितनी हुई। यदि अपन को पूछा जाए ग्रामीण वृद्धि और नगरीय वृद्धि तो देख लीजिए दोनों। ग्रामीण वृद्धि थी कितनी? 12.3% और नगरीय वृद्धि थी कितनी? 31.8%। ग्रामीण वृद्धि कितनी थी? 12.3% और नगरीय वृद्धि कितनी थी? 31.8%। अब वृद्धि दर के अनुसार अपन पढ़ेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाले, सर्वाधिक वृद्धि राज्य, और एक तरफ पढ़ेंगे न्यूनतम वृद्धि वाले राज्य, न्यूनतम वृद्धि वाले राज्य। 10 सालों में सर्वाधिक वृद्धि किन किन राज्यों में हुई 2001 से 2011 तक, और सबसे न्यूनतम वृद्धि कौन से राज्य में हुई 2001 से 11 तक? तो सबसे अधिक वृद्धि हुई कहां पर? मेघालय में। याद रखना सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई? मेघालय में हुई। इसके बाद में यदि आपको पूछा जाए इससे थोड़ी कम तो हुई अरुणाचल प्रदेश में वृद्धि। ठीक है, इसके बाद में तीसरा नंबर पर बिहार था। कौन था? बिहार। और चौथा नंबर पर कौन था? जम्मू कश्मीर। ये 4 ऐसे राज्य थे जो सर्वाधिक 10 सालों में क्या इनकी जनसंख्या में क्या सर्वाधिक वृद्धि हुई, और मेघालय की लगभग 27.95% जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई थी। और यही आपको पूछा जाए न्यूनतम में तो सबसे कम वृद्धि हुई थी कहां पर? नागालैंड में। ठीक है, उसके बाद में यदि केरल में, और उसके बाद में कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक है, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें क्या हुआ साथियों? जनसंख्या में क्या हुई? कमी हुई थी। क्या हुई थी? कमी हुई थी। नागालैंड में कितनी जनसंख्या में कमी हुई थी? -0.6% जनसंख्या में कमी हुई। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या में वृद्धि में कमी हुई, और वो कौन सा था? नागालैंड। कौन सा था? नागालैंड। और कितनी हुई? -0.6% की वृद्धि हुई। और सर्वाधिक कम वृद्धि यदि पूछा जाए तो लगभग 4.9% वृद्धि के साथ दूसरा नंबर राज्य किसका है? केरल का है। किसका है? केरल का राज्य का नाम आता है। तो ये तो 4 हो गए साथियों क्या? सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, और ये हो गए कैसे? न्यूनतम वृद्धि वाली राज्य। भारत की दशकीय वृद्धि कितनी? 17.7% और वार्षिक वृद्धि कितनी हो गई? 1.64%। देख लीजिए अपन ने एक बार वापस क्या क्या पढ़ा उसके बारे में। जो भारत की जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ा। 121.07 करोड़ जनसंख्या है। सॉरी, ये भारत की 17.5%, करेक्शन कर लेना आप, 17.5%। ठीक है, जनसंख्या भारत के पास है। और यदि क्षेत्रफल पूछा जाए कि भारत के पास क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व का, तो 2.4% केवल क्या है? क्षेत्रफल है। कितना? 2.4%। और जनसंख्या कितनी? 17.75%। सॉरी, ठीक है। और यही आपको पूछा जाए कि वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि हुई 17.7% हो गया। यहाँ तक दोनों में ध्यान रखना कि यदि आपको पूछा जाए पूरे विश्व की जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या तो 17.5,
वर्दी 10 सालों में तो 17.7, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। आया समझ में? तो ये हो गई किसके अकॉर्डिंग? राज्यों के अकॉर्डिंग। यही अपन देखें यदि आगे केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक वर्दी वाले, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश, ये तो हो गई राज्यों के बारे में। अब मैं लिख रहा हूं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में वर्दी, एक तरफ क्या सर्वाधिक वर्दी और दूसरी तरफ क्या लिखना है? न्यूनतम वर्दी। देखिए सर्वाधिक वर्दी वाले केंद्र शासित प्रदेश में एक पहला है दादर तथा नागर, दादर नागर हवेली, जहां पर क्या हुई? सर्वाधिक वर्दी। दूसरा नंबर पर आता है दमन दीव, किसका नंबर आता है? दमन दीव। और तीसरा नंबर पर आता है पांडेचेरी, क्या नाम है? पांडेचेरी। ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या हुई थी? सर्वाधिक वर्दी हुई थी। और यही आपको न्यूनतम पूछा जाए तो सबसे कम हुई थी कहां पर? लक्षद्वीप में वर्दी। दूसरा नंबर हुई थी अंडमान तथा निकोबार द्वीप में, और तीसरा नंबर पर हुई थी थोड़ी अधिक चंडीगढ़ में। ठीक है, ये हो गए 6 केंद्र शासित प्रदेश। 3 तो हो गए सर्वाधिक वाले और 3 हो गए न्यूनतम वाले। आया क्या समझ में? यदि केंद्र शासित प्रदेशों का देखने से ज्यादा आपको ये याद रखना है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक वर्दी या न्यूनतम वर्दी हुई थी। टोटल 10 साल में वर्दी 17.7 और वार्षिक वर्दी 1.64%, ग्रामीण 12.3 और नगरीय कितनी हो गई? 31.8%। ये तो हो गया किसके बारे में? वर्दी के बारे में। अब आगे पढ़ना है अपन को जनघनत्व। क्या पढ़ना है? जनघनत्व, जनसंख्या। वर्दी पढ़ ली, वर्दी का मतलब हो गया 10 सालों की वर्दी या फिर 1 साल में कितनी वर्दी, उनके बारे में। अब पढ़ेंगे अपन जनघनत्व के बारे में। तो जनघनत्व क्या होता है पहले देख लीजिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाता है। और टोटल भारत का 2011 के अकॉर्डिंग जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आया समझ में? तो जनघनत्व कितना हो गया भारत का 2011 के अकॉर्डिंग? 382 व्यक्ति। ठीक है, और यही पूछा जाए कि सर्वाधिक जनघनत्व कौन से राज्य में है, न्यूनतम जनघनत्व कौन से राज्य में है, और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक तथा न्यूनतम है, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगला अपना टॉपिक है किसके बारे में? जनघनत्व। पहले तो देखते हैं कि जनघनत्व का मतलब क्या होता है। तो देखिए अपन जनघनत्व की डेफिनेशन किस प्रकार देख सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले नागरिकों की जनसंख्या या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या जनघनत्व कहलाती है। यह तो हो गई इसकी क्या, इसको समझने के लिए डेफिनेशन क्या होगी? प्रति वर्ग किलोमीटर में, ये एक एक वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले, इसमें जो भी निवास करते हैं इसकी जो लोगों की जनसंख्या है वो क्या कहलाएगी? जनघनत्व कहलाएगी। ठीक है, 2011 का जो जनघनत्व है, क्या साथियों, 2011 का जनघनत्व तो वो भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति। कितने? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में निवास करते हैं। आया समझ में सबके? अब अपन को पढ़ना है निवास करते हैं 382, लेकिन राज्यों के बारे में। किसके बारे में? राज्यों के बारे में कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों के बारे में। जनघनत्व ठीक है, सर्वाधिक, और एक तरफ पढ़ना है क्या? न्यूनतम।
न्यूनतम जनघनत्व कौन कौन से राज्यों में और सर्वाधिक जनघनत्व कौन कौन से राज्यों में? तो देखिए, सबसे अधिक जनघनत्व है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। कितना है? 1106 व्यक्ति। मतलब क्या हुआ, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1106 व्यक्ति रहते हैं। कहाँ पर? बिहार में। इतना कंजस्टेड है। कहाँ पर? कौन से राज्य में? बिहार में। यही देखें तो उसके बाद में है वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल। लगभग 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर आता है केरल का और चौथा नंबर आता है यूपी का। समझ में आया? ये है सभी क्या? ये सभी क्या है? सर्वाधिक वाले जनघनत्व वाले राज्य हैं। कौन कौन सा सर्वाधिक? आपको पूछा जाए यदि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है, तो याद रखना है किसका है? बिहार का। यही पूछा जाए कि भारत में न्यूनतम जनघनत्व किस राज्य का है, तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। केवल 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। कितना? 17। और वहीं 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में कितने रहते हैं? 1106 व्यक्ति रहते हैं। कितने? 1106 व्यक्ति रहते हैं। आया समझ में? इसके बाद में थोड़ा अधिक यदि देखें अपन, मिजोरम दूसरा राज्य, तीसरा कौन सा हो गया? सिक्किम, और चौथा हो गया कौन सा? नागालैंड। ये 4 ऐसे राज्य जो न्यूनतम जनघनत्व रखते हैं। मिजोरम के जनघनत्व 52, सिक्किम का 86 और किसका? नागालैंड का हो गया 119। ये हो गए प्रमुख 4 जनघनत्व वाले राज्य। आया क्या यहाँ तक सबके समझ में? ये हो गए न्यूनतम जनघनत्व वाले और ये हो गए अधिकतर जनघनत्व वाले राज्य। डन हो गया सबके कंप्लीट? बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे, ये तो हो गए राज्यों के बारे में। यही आपको पूछा जाए यदि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों का जनघनत्व, ठीक है, अपन को वही पढ़ना है। एक तरफ कैसे सर्वाधिक वाले और दूसरी तरफ कौन से? न्यूनतम वाले। आया क्या समझ में? ये जनगणना का जो टॉपिक है इसमें क्या थोड़े से आंकड़े हैं याद करने को, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आंकड़े किस प्रकार हैं। तो देखिए, यदि अपन देखें, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पूछा जाए तो कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। और दिल्ली में 11,320 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कितने? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने? 11,320 व्यक्ति। बिहार में 1106 व्यक्ति करते हैं, लेकिन दिल्ली में 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर में वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है चंडीगढ़ का। किसका? चंडीगढ़ का। और लगभग 9,298 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और उसका बाद में आता है किसका? पांडिचेरी या पुदुचेरी का। ठीक है, ये हो गए 3 सर्वाधिक वाले केंद्र शासित प्रदेश। और इसी प्रकार न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर पर है अंडमान और निकोबार द्वीप, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा नंबर आता है दादर तथा नागर, दादर वे नागर हवेली। ठीक है, और तीसरा नंबर आता है लक्षद्वीप। ठीक है, ये है न्यूनतम वाले केंद्र शासित प्रदेश। आया क्या सबके समझ में? ये जो भी अपन पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना, जनघनत्व पढ़ रहे हैं अपन 2011 की जनसंख्या वाला। कौन सा? 2011 की। ठीक है, जो 2021 में जो 16वीं जनगणना होगी उसके जो भी नए आंकड़े आएंगे वो अपन वापस 2021 के जो नए आंकड़ों के अनुसार पढ़ा जाएगा। आया क्या समझ में? तो ये हो गए सर्वाधिक जनघनत्व और ये हो गया न्यूनतम जनघनत्व। यहाँ तक सबके समझ में आया क्या? एक बार वापस देख लो जनघनत्व के बारे में। अब लास्ट है कि अपने जनसंख्या वृद्धि हुई थी इस प्रकार अलग अलग प्रकार से, जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि 17.7% की जो 10 साल में वृद्धि हुई। तो अपन कुछ प्राचीन देखें यदि अपन, तो जनसंख्या वृद्धि की कुछ प्रवृत्तियां देखते हैं।
ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, सबसे कम वृद्धि कब हुई, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो अगला देखिए अपना है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखिए, यदि अपन जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां देखें तो सबसे पहले एक दशक की आया 1911 से 1921 तक। कौन कौन सा? 1911 से 1921 तक। जो 1921 में जनसंख्या हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में पहली बार ऋणात्मक वृद्धि हुई। क्या हुई? ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि हुई मतलब क्या हुआ? भारत में पहली बार भारी गिरावट आई जनसंख्या में, जनसंख्या में गिरावट, जनसंख्या में गिरावट आई। ठीक है, कब आई? 1911 से लेकर 1921 के बीच में। भारत में एकमात्र बार क्या है, भारत नेगेटिव में चला गया था जनसंख्या, और वो कब थी? 1911 से 1921 का। और इसे ही बोला जाता है महान विभाजन दशक। क्या बोला जाता है? महान विभाजन दशक। 10 सालों का पूरा क्या हो गया? दशक। यही पूछा जाए साथियों, यदि आपको महान विभाजन वर्ष किसे बोला जाता है तो याद रखना, वर्ष जब लास्ट जनसंख्या हुई थी कब? 1921 को। तो महान विभाजन वर्ष तो हो गया 1921 और महान विभाजन दशक हो गया 1911। सबको आया क्लियर? इसके बाद में देखते हैं अपन कि एक काल आया भारत जब आजाद हुआ 1951 से 1961। ठीक है, स्वतंत्र भारत की दूसरी जनगणना कब हुई? 1961। प्रथम हुई 1951 में और दूसरी कब हुई? 1961 में। जब दूसरी जनगणना हुई स्वतंत्र भारत की तो इसमें जैसे ही अपन आजाद हुए तो यहां की वृद्धि दर चली गई 21.64%। कितनी? 21.64%। एकदम क्या हमारी छलांग मारी जनसंख्या में वृद्धि में। मतलब अपन ने आजादी का मतलब पता नहीं क्या समझा और क्या हो गया? 21.64% तक का क्या हुई? एकदम अपन ने आज तक मतलब 61 तक छलांग मारी थी। तो इसीलिए इसको बोला जाता है छलांग दशक। क्या बोला जाता है? छलांग दशक नाम दिया गया। यदि आपको पूछा जाए छलांग दशक किन दशक को कहा जाता है तो 1951 से 1961 को बोला जाता है छलांग दशक। आया समझ में? इसके बाद में देखिए अगली हुई 1961 से 1971 में। आज तक की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, आज तक की मतलब 2011 में जो भी जनसंख्या हुई थी जनगणना, उसमें सर्वाधिक, आज तक की सर्वाधिक यदि जनसंख्या वृद्धि हुई थी तो वो कितनी हुई थी? 24.8%। 24.8% वृद्धि हुई जनसंख्या में। ठीक है, जो क्या है? आज तक की सर्वाधिक, आज तक की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। आया क्या सबके समझ में? कितनी? 24.8%। और इसीलिए इसको बोला जाता है विस्फोटक दशक, विस्फोटक दशक। और यही आपको पूछा जाए कि साथियों विस्फोटक वर्ष कौन सा है तो 1961 वाला तो है विस्फोटक वर्ष, और विस्फोटक दशक कौन सा है तो ये है क्या? विस्फोटक दशक। ये है 3 मुख्य प्रवृत्तियां भारत के में वृद्धि के अकॉर्डिंग कौन कौन सी हो गई। पहले पढ़ी कौन सी? भारत में एकमात्र स्थान पर कब, एकमात्र दशक में जनसंख्या क्या नेगेटिव चली गई कब? 1911 से 1921 में। क्या कारण थे? तो इस समय कुछ महामारी भी फैल गई थी, अन्नाभाव भी हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध भी आ गया था, अनेक कारण थे जिसके कारण से भारत की जनसंख्या किस में चली गई? नेगेटिव में चली गई। किस में चली गई? नेगेटिव में चली गई। लगभग भारत की -0.31% जनसंख्या नेगेटिव में गई थी, उस समय कम हुई थी। ठीक है, 1951 से 1900 जैसे आजाद हुए, आजाद के जस्ट दूसरी बार जो जनगणना हुई तो पता नहीं उस 10 साल के आजादी को अपन ने क्या समझा और छलांग मार ली पहली बार 21.64% की। ठीक है, इसलिए अपन को नाम दे दिया क्या? छलांग दशक।
ठीक है। और आज तक की सर्वाधिक वृद्धि कितनी, 24.8% वृद्धि। और यही पूछा जाए 2011 की दशक की वृद्धि कितनी है, तो अभी मैंने पहले बताया आपको 17.7% क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर है। क्या है, जनगणना के अनुसार वृद्धि दर है। आया क्या सबको समझ में? तो ये तो हो गया कहाँ तक, जनघनत्व हो गया, जनसंख्या वृद्धि दर हो गया और जनसंख्या हो गई। अब जो अपन अगला है वो कौन कौन सा है, लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है, और भारत की साक्षरता क्या है, और कुछ जनसंख्या से अन्य तथ्य हैं, अनुसूचित जाति, ठीक है, साक्षरता के अकॉर्डिंग, वो सभी पढ़ेंगे अपन इसके बाद में। तो देख लीजिए एक बार वापस, अपन ने स्टार्ट की थी जनगणना के कुछ इतिहास के बारे में, ठीक है, 1 बाय 1 करके नोट करते चलेगा सबको। इन इतिहास के बारे में अपन ने अच्छे ढंग से पढ़ा था, क्योंकि कई बार क्या है, जनगणना से डायरेक्टली ऊपर का क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि जनगणना संविधान में कहाँ लिखी गई है। तो याद रखना है अनुसूची नंबर 7, अनुच्छेद नंबर 246, और ये संघ सूची का विषय, किस सूची का, संघ सूची का विषय, किसका, संघ सूची का विषय है, सबको पता है ये तो, ठीक है। यही आपको पूछा जाए विश्व में प्रथम जनगणना, तो 1749 में स्वीडन में, भारत में प्रथम 72 लॉर्ड किसका, मेयो, दशक के प्रथम 81 लॉर्ड रिपन, स्वतंत्र भारत आजाद हो गया उसके बाद में प्रथम 1951 में, और कौन थे, गोपालन स्वामी थे। किस, ये जनगणना निदेशालय किसके अंडर काम करता है, तो याद रखना गृह विभाग के अंडर काम करता है। इस विभाग का कब स्थापना की गई, 1961 में। जनगणना अधिनियम कब, तो 1948 में। अध्ययन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहा जाता है। फिर अपन ने पढ़ा 2011 की जनगणना के बारे में। तो 2011 की जनगणना कुछ विशेषताएं देखें तो प्रथम बार हुई थी, जो दूसरी जाति आधारित जनगणना थी, ये प्रथम बार किन्नरों को शामिल किया था। 29 सवाल थे इस जनगणना में, ठीक है। शुभकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका थी, और आयुक्त किसे बनाया गया, श्री चंद्रमौली जी को आयुक्त बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, सचिन तेंदुलकर तथा प्रियंका चोपड़ा जी ब्रांड एम्बेसडर थे। स्वतंत्र भारत की 7वीं थी और अब तक की 15वीं जनगणना थी। कब से, 1872 से, समझ में आ रहा है ना। और यही आपको पूछा जाए कि यदि 10 की जनगणना जब से स्टार्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग ये कौन सी जनगणना थी, तो याद रखना 14वीं जनगणना थी। कौन सी, 14वीं। लेकिन अब तक की यदि डायरेक्टली पूछा जाए तो ये कौन सी थी, 15वीं जनगणना थी। 21वीं शताब्दी की ये दूसरी जनगणना थी। आया सबके समझ में, आया क्या, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने देखा कि टोटल जनसंख्या कितनी अपनी, तो अपन भारत में 121.07 करोड़ क्या है, निवास करते हैं। उस जो भारत की 17.5% क्या है, जनसंख्या है। कितनी, 17.5% पूरे विश्व की, ठीक है। और अपन दूसरा स्थान रखते हैं, प्रथम स्थान रखता है चीन, दूसरा भारत, तीसरा कौन, यूएसए, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील और छठा पाकिस्तान। दुनिया का हर छठवां व्यक्ति कौन है, इंडियंस है, ठीक है। अब देखो जनसंख्या कौन कौन से राज्यों में अधिक है, मैंने बताया जहां पर क्या है, समुद्री इलाका तो नहीं, लेकिन जहां पर क्या है, नदी होंगे, जहां पर उद्योग धंधे होंगे, जहां पर मौसम सुहाना होगा वहां पर जनसंख्या अधिक होगी। जहां पर क्या होगा, गर्म होगा, शुष्क होगा, मरुस्थलीय इलाका होगा, पहाड़ी इलाका होगा, वहां पर जनसंख्या कम होगी। ओके। फिर अपन ने देखा वृद्धि दर, भारत की वृद्धि दर दशक के 17.7, वार्षिक 1.64। फिर पढ़े अपन ने कुछ स्पेशली सर्वाधिक वृद्धि दर वाले और न्यूनतम वृद्धि दर वाले राज्यों के बारे में। आया समझ में। जनघनत्व पढ़ा, टोटल भारत का जनघनत्व 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। ये हो गए सबसे ज्यादा, ठीक है, कौन कौन से राज्यों में, और ये हो गए सबसे कम कौन कौन से राज्यों में। इसी प्रकार अपन ने पढ़ा केंद्र शासित प्रदेशों में। और लास्ट पर दी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, किसे छलांग दशक कहा जाता है, किसे विस्फोटक दशक कहा जाता है, किसे मान विभाजन दशक कहा जाता है। ये याद रखना है तीनों, मान विभाजन दशक, छलांग दशक और कौन सा, विस्फोटक या विस्फोटक दशक। आया क्या समझ में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में लिंग अनुपात के बारे में। तब तक के लिए नोट करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए, और जनसंख्या पर कंट्रोल करने पर ध्यान देते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नई क्लास में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।